सुमन एक संपन्न परिवार से थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसकी माँ अनुराधा बहुत ही पतली थी, पर उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपनी उम्र से ज्यादा लगती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी कि सुमन का क्या होगा। सुमन, तुम्हारा वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा की लगती हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत परेशानी आएगी। माँ, मैं क्या करूँ? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूँ और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूँ। अब अगर एक भी रोटी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मुझ पर मोटापा कैसे आता जा रहा है। बेटा, एक काम कर, तू जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहाँ एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए वो कहती है, वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना कि तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें से एक आसन में वो अपनी कमर के पीछे हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर पड़ती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं करा सकती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन परेशान होकर अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बात बताती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ उसे उसके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप यहाँ पर अचानक से? कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की तो रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब सही चल रहा है, बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो गई है। उसकी शादी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी एक हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और तरीक नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए, हम एक हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना ही आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी है? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे फेमस लड़का था, पर आपने तो मेरा भाग्य ही फोड़ दिया। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में दोष है, इस वजह से तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अब शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु उसको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगी वहाँ कोई और नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब उसको देखकर हंसा करते थे। एक दिन वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और फिर आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कारोबार में भी काफी नुकसान होता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है, अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ,
भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा घर में बचा होता है उससे वो सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठी मालपुए बेच रही होती है, तभी एक आदमी आता है। अरे सुमन बेटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम बहुत अच्छे मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है, फेल। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का स्वाद और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू सूंघता हुआ उधर आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हो? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कैसे होंगे ये भी तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है, मैं इसी तरह के अलग व्यंजन की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के मालपुए इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में इन्हें बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुमन का इस तरह का प्रयास देखकर वो भी बहुत खुश होता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और वो सुमन के साथ मिलकर मालपुए का व्यापार करता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत से ही आज मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की और इस घर को बचाया। अब मेरी बारी है। मेरे लिए अब तुम्हारा वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। अब मैं इस व्यापार में तुम्हारी मदद करूंगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश होती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है। मॉडर्न कॉलोनी में संजू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा मनोज एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, जिससे उनका घर का खर्च मुश्किल से चलता था। सुनिए जी, आपकी नौकरी के पैसों से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। संजू के स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल से हो पाता है। तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? हमारे एरिया में कोई किराना की दुकान नहीं है, वो यहाँ अच्छी चल सकती है। मानवी की बात मानकर मनोज ने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और किराना की एक दुकान खोल ली। वैसे तो उसकी दुकान में सामान कम था, लेकिन मोहल्ले में दूसरी दुकान न होने की वजह से वो सही चलने लगी। उसके सामने ही राकेश का घर था, जिसकी बाजार में काफी बड़ी दुकान थी। जब उसने देखा कि मनोज ने मोहल्ले में दुकान खोली है, तो उसने भी एक और दुकान उसके ठीक सामने खोल डाली। उसने अपनी नई दुकान में हर तरह का सामान रखा और अपने बेटे मोंटू को उस दुकान पर बैठा दिया। अब ज्यादा सामान होने की वजह से ग्राहक राकेश की दुकान से सामान लेने लगे। इस तरह जो थोड़ा बहुत मनोज कमा रहा था, वो भी उससे छिन गया। रात के टाइम जब राकेश अपनी दुकान से वापस आकर नई दुकान पर आया, तो मनोज उससे बात करने पहुंचा। राकेश भाई, आपकी बाजार में बहुत अच्छी खासी दुकान है। मैं तो मोहल्ले में अपनी दुकान सिर्फ अपना घर चलाने के लिए खोला हूँ। आपको यहाँ दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? बस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से खोली है। अगर तुमको अपनी दुकान अच्छे से चलानी है तो तुम भी इसमें अच्छे पैसे लगाओ, लेकिन मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता। सुनकर मनोज अपना उदास मुंह लेकर घर को चला गया। घर जाकर उसने मानवी और संजू दोनों को इस बारे में बता दिया। बेटा संजू, दुकान में जो भी बचा हुआ राशन है उसको बेचने के लिए कल तुम दुकान पर बैठना
मैं फिर से नौकरी करने फैक्ट्री जाऊंगा। जब सारा राशन खत्म हो जाएगा तब हम दुकान बंद कर देंगे। अगले दिन संजू दुकान पर बैठ गया और मनोज फिर से फैक्ट्री चला गया। संजू ने देखा कि मोंटू महंगे दामों में सामान बेच रहा है और ग्राहक भी मजबूरी में आकर उसकी मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। हे भगवान, अगर हमारी दुकान में सामान होता तो हम तो उसका गलत फायदा कभी नहीं उठाते। तभी एक गरीब कुम्हार मोंटू की दुकान पर आया। बेटा, मेरा सुबह से एक भी गुल्लक नहीं बिका है और भूख भी बहुत लगी है। क्या तुम एक गुल्लक खरीद कर उसके बदले कुछ खिला सकते हो? मुझे गुल्लक नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो बात कीजिए, वरना अपना रास्ता नापिए। सुनकर कुम्हार वहाँ से चलकर संजू की दुकान पर आया। बेटा, मेरा एक गुल्लक खरीद कर क्या उसके बदले मुझे कुछ खिला सकते हो? सुनकर संजू को उस आदमी पर दया आ गई। अंकल, मुझे गुल्लक नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको खाने के लिए जरूर दे सकता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। कहकर संजू ने उस आदमी को एक ब्रेड दी और फिर दूध का एक पैकेट फाड़कर उसको बर्तन में पलटकर दे दिया। कुम्हार ने दूध के साथ ब्रेड खाकर अपनी भूख शांत की, जिसको देखकर संजू को राहत महसूस हुई। बेटा, तुम एक अच्छे और दरियादिल इंसान हो। तुम्हें अपनी दरियादिली का इनाम जरूर मिलेगा। कहकर उसने अपनी टोकरी से एक गुल्लक उठाया और संजू को देते हुए बोला, बेटा, इस गुल्लक को रख लो और इसमें रोजाना एक 10 का सिक्का डालना। फिर जिस दिन तुम इसको फोड़ोगे, ये तुमको अपना जादू दिखाएगा। इतना कहकर कुम्हार अचानक से गायब हो गया। संजू ये देखकर चौंक पड़ा और फिर जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। उसको कुम्हार की बात याद थी। पैसे कम होते हुए भी उसने एक 10 का सिक्का उस गुल्लक में डाला और सो गया। इसी तरह संजू रोजाना उसमें एक सिक्का डालता रहा और फिर छठी रात उसने गुल्लक फोड़ डाला। अब यह देखकर संजू की आंखें फटी रह गई कि आज तक जितने भी सिक्के उसने गुल्लक में डाले थे, सब के सब सोने के बन चुके हैं। गुल्लक फिर अपने आप जुड़ भी गया और यह देखकर संजू बहुत खुश हुआ। उसने सिक्के ले जाकर मनोज और मानवी को दिखाए तो वे दोनों भी खुश हो गए। अगले दिन मनोज ने वो सिक्के सुनार को बेचकर दुकान में खूब राशन भर लिया। मोहल्ले वालों को राकेश का व्यवहार वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए सभी मनोज से ही सामान खरीदने लगे और राकेश की दुकान ठप हो गई। आज रात में ये पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। राकेश रात के टाइम मनोज के घर की तरफ मंडराने लगा और फिर चुपके से खिड़की से सब कुछ देखने लगा। पापा, आज पूरे 5 दिन हो गए। पैसों की जरूरत हो तो जादुई गुल्लक से सिक्के निकाल लूं। अब तो वो सोने के बन चुके होंगे। हाँ बेटा, कल दुकान में थोड़ा राशन भी भराना है और कुछ गरीबों के लिए भंडारा भी करना है। निकाल लो। सुनकर संजू अपने कमरे में गया और गुल्लक लेकर वापस आया। संजू ने गुल्लक फोड़ा तो उसमें से 5 सोने के सिक्के बाहर निकले, जिनको देखकर राकेश चौंक गया। पहले ही पल गुल्लक अपने आप जुड़ गया और राकेश यह देखकर सब समझ गया। ओह, तो इसका ये राज है। इस गुल्लक में जितने भी सिक्के डालो वो सोने बनकर बाहर आते हैं, इसीलिए इसके पास इतना सारा पैसा आने लगा। कहकर राकेश वहाँ से चला गया। रात के टाइम जब सब सो रहे थे, संजू के कमरे में चादर लपेटे हुए राकेश खिड़की से अंदर आया। उसने संजू का गुल्लक उठाया और फिर उसे लेकर खिड़की से कूद गया। सुबह जब संजू की आंख खुली तो अलमारी में गुल्लक को ना पाकर वो परेशान हो उठा। उसने जाकर मनोज और मानवी को बताया तो वो भी परेशान हो गए, लेकिन मनोज ने दोनों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हमारी दुकान अच्छी चल रही है। तुम लोग उदास मत हो। हमारी दुकान के जरिए हमारा घर आगे भी आराम से चलता रहेगा। सुनकर दोनों ने भी सब्र करना ही ठीक समझा।
दूसरी तरफ राकेश ने मोंटू और लीला के सामने गुल्लक रखकर उसमें एक सिक्का डाला। आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं क्या? ये क्या आप बच्चों जैसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो? तुम लोग इसका जादू कुछ दिन के बाद देखना, समझे? कहकर राकेश हंसने लगा और उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह राकेश ने कई दिन तक गुल्लक में सिक्के डाले और फिर एक रात उन दोनों के सामने गुल्लक को रखकर बोला, ये देखो इस गुल्लक का जादू। कहते हुए राकेश ने जमीन पर गुल्लक दे मारा और जैसे ही गुल्लक फूटा तीनों डरकर खड़े हुए। गुल्लक में से खूब सारे कॉकरोच निकलने लगे। अरे अरे ये क्या? अरे ये आप कहां से ले आए? बचाओ! पापा इतने सारे कॉकरोच! राकेश ने टूटे गुल्लक के तीनों टुकड़ों को उठाया और फिर भागा भागा मनोज के घर गया। ये पकड़ो अपना गुल्लक, यहाँ बाहर कूड़े में पड़ा हुआ था। कहकर वो हड़बड़ाया और बिना उनका जवाब सुने ही वहाँ से भाग निकला। उसके जाते ही गुल्लक अपने आप जुड़ गया और तीनों यह देखकर खुश हो गए। पापा इसका मतलब है कि अंकल ने ही गुल्लक चुराया था। हाँ सही कहा, लेकिन ये गुल्लक भगवान ने तुम्हारी दयालुता से खुश होकर तुमको दिया था, तो कोई दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? कहकर मनोज, मानवी और संजू हंसने लगे। राकेश ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और फिर मनोज की दुकान हमेशा के लिए अच्छी चलने लगी। जादुई गुल्लक अभी भी संजू के पास है और जब भी उसको जरूरत होती है संजू उससे सोने के सिक्के निकाल लेता है।